बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेमाटोपोइसिस। बेसिकली जो ब्लड है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो उसमें प्लाज्मा है और दूसरा उसके अंदर ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, कुछ जैसे यूरिया, प्लेटिनिन है, कुछ वेस्ट है, कुछ चीज़ें, वाटर है उसके अंदर। और जो सेल्स हैं वो बेसिकली तीन तरह के सेल्स हैं: रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो आगे ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। बेन जो बेजोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल हैं, ये जो बेन है ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये दोनों ए ग्रैन्युलोसाइट्स, यानी कि इनके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते, इन तीनों के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ये आगे वाइट ब्लड सेल को भी आगे आपको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। आगे अब हेमाटोपोइसिस क्या है कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन और डेवलपमेंट है, यानी कि उनकी कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है और वो किस किस तरह मैच्योर होकर वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स या रेड ब्लड सेल बना रहे हैं। इनको बेसिकली तीन सेल टाइप्स के अकॉर्डिंगली डिवीजन की गई है। एरिथ्रोपोइसिस से मुराद है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, ल्यूकोपोइसिस से मुराद है वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन, और थ्रोम्बोपोइसिस से मुराद है प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है, ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है, और थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये प्लेटलेट्स का दूसरा नाम। तो इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंगली इनकी पोइसिस है, इनकी प्रोडक्शन है। माइलॉइड वर्सेस नॉन माइलॉइड सेल्स। अब माइलॉइड से क्या मुराद है, वो वाले सेल जो नॉर्मली बोन मैरो में बनते हैं, और नॉन माइलॉइड से मुराद है वो बोन मैरो से आउटसाइड बनते हैं। जैसे लिम्फोसाइट्स हैं ये थाइमस में जो है बनते हैं और मेच्योर होते हैं। तो इस तरह जो बोन मैरो के अंदर हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, बाकी वाइट ब्लड सेल्स सारे। तो इस वजह से इनको माइलॉइड लीनेज कहते हैं। और जो नॉन माइलॉइड लीनेज है उसमें लिम्फोसाइट्स हैं। जैसे माइलॉइड में आप देखें तो ये सारे लिम्फोसाइट्स के अलावा बाकी सब प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल और चारों जो वाइट ब्लड सेल हैं अदर लिम्फोसाइट्स वो माइलॉइड में आ रहे हैं। और जो रह गया हमारे पास लिम्फोसाइट वो जो है वो नॉन माइलॉइड। फिर आगे एक और टाइप है उसे कहते हैं मेडलरी हेमाटोपोइसिस और एक्स्ट्रा मेडलरी हेमाटोपोइसिस। मेडलरी से मुराद वो है जिसके अंदर माइलॉइड लीनेज बन रही है, यानी कि ये जो लीनेज है, ये जो जिसको हमने कहा माइलॉइड इस वजह से कहा क्योंकि ये सारे कहाँ बन रहे हैं, बोन मैरो के अंदर। तो इस वजह से इन्हें कहते हैं मेडलरी हेमाटोपोइसिस। और जो एक्स्ट्रा मेडलरी है जो मैरो से आउटसाइड है, स्प्लीन है, लीवर है, ये वहाँ पे हो रही है, तो इस वजह से इसे एक्स्ट्रा मेडलरी हेमाटोपोइसिस कहते हैं। ये न्यूबॉर्न बेबी और फीटस के अंदर तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अडल्ट के अंदर एक्स्ट्रा मेडलरी हेमाटोपोइसिस जो है ये अब नॉर्मल होती है। तो ये वो साइट्स हैं जहाँ जहाँ पे हेमाटोपोइसिस हो सकती है। फीटस की बात करें यानी कि डेवलपमेंट से लेकर अडल्ट तक की बात करें, तो फीटस में 0 से 2 मंथ तक जो है वो यॉर्क सैक के अंदर इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, हेमाटोपोइसिस हो रही होती है। और जो लीवर और स्प्लीन के अंदर 2 से लेकर 7 माह तक वो जो इसकी प्रोडक्शन हो रही है वो लीवर और स्प्लीन में। और दूसरे तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो है वो है बोन मैरो, यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है वो 5वें महीने से लेकर जो आपका 9वें महीने तक जो है ना ये फीटस लाइफ में ये बोन मैरो में चली जाती है इसकी डेवलपमेंट जो है। और इन्फेंट्स के अंदर ये है कि बोन मैरो में ही हो रही होती है और सारे बोन्स के। और जो अडल्ट हैं उनमें वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम है और स्कल है, इन पेल्वस की और प्रोक्सिमल एंड्स ऑफ फीमर यहाँ पे बेसिकली हेमाटोपोइसिस हो रही होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फीटस में हेमाटोपोइसिस होती है तो किस किस मंथ में कौन कौन सा जगह है जहाँ पर जो इन्वॉल्व होती है। उसके बाद इन्फेंट्स की बात की जाए तो उसमें कौन सी जगह हैं जहाँ पे
और ये होती है हेमेटोपोइसिस। और एडल्ट्स की बात करें तो उसमें कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे इसकी हेमेटोपोइसिस हो रही है। अब ये वही चीज़ है, हेमेटोपोइसिस बेसिकली उसने मेसोप्लास्टिक फेज है, और दूसरे नंबर पे आपके पास हेपेटिक फेज है, और तीसरा माइलॉइड फेज है। मेसोप्लास्टिक फेज, ये जो फेज है, इस फीटस वाले को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये जो है ये मेसोप्लास्टिक है, ये जो लीवर वाला है ये हेपेटिक है, और जो जो लास्ट वाला है ये माइलॉइड है। तो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये जो मेसोप्लास्टिक है, हेपेटिक और माइलॉइड। तो ये उसी की चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ पे हो रही है, उसी को दोबारा से पिक्टोरियल उसमें एविडेंस के तौर पे शो किया गया। अब बोन मैरो कहाँ से लिया जाता है? ये जो आपकी पेल्विस बोन है, इसमें इंसर्ट किया जाता है नीडल को, और यहाँ से मैरो लिया जाता है। और ये बोन के अंदर जो है बोन मैरो एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी की जाती है, और ट्रेफाइन बायोप्सी भी ली जाती है, बोन का थोड़ा सा पोर्शन भी लिया जाता है एज ए बायोप्सी। तो इससे फिर हमें पता चलता है कि ल्यूकीमिया के लिए स्पेशली केसेस में CML, CLL, AML, ALL के लिए जो ल्यूकीमिया के केसेस हैं उनको डायग्नोज करने के लिए बोन मैरो बायोप्सी भी की जाती है, बोन मैरो एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी की जाती है। अब जो मैरो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो, और एक होता है येलो बोन। ठीक, जो रेड बोन मैरो है इसके अंदर नॉर्मली जो है ब्लड सेल प्रोडक्शन नहीं होती है, हेमाटोपोइसिस जो है वो बेसिकली यहाँ पे हो रही होती है। और जो येलो बोन मैरो है ये भी उसके डेवलपमेंट में हेल्प ज़्यादा होता है। जैसे हमने पीछे बात की कि सबसे पहले हेमाटोपोइसिस जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, या फीटस या न्यू बोर्न बेबी है या न्यू बोर्न इन्फेंट है, तो उसके अंदर कहाँ हुई होती है? पहले भी मैंने बताया, जैसे मीजोप्लास्टिक फेज है पहली, उसके बाद हेपेटिक फेज है, उसके बाद माइलॉइड फेज। ये सेकंड से 12 वीक तक जो गेस्टेशन का है वो लोग सैक के अंदर, और जो 6 वीक से लेकर नॉर्मली जो आपका पोस्टमार्टम 2 वीक्स हैं, ये हेपेटिक फेज है, यहाँ पे लिवर और सप्लीन है, ये नॉर्मली वो। उसके बाद जो माइलॉइड है वो 20 वीक के बाद जो गेस्टेशन है डेथ तक, ये है ना जो माइलॉइड है ये इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें ज़्यादातर बोन मैरो है इसमें involved होता है। तो मेसोप्लास्टिक फेज, हेपेटिक फेज और माइलॉइड फेज, यही तीन चीज़ें हैं, ये फेज हैं फीटस लाइफ। अब अगर हो यंग चिल्ड्रन या अडल्ट है, तो इसमें दो ही चीज़ें हैं, या माइलॉइड है या नॉन माइलॉइड्स है। जैसे लिम्फोसाइट्स हैं वो लिम्फ नोड और लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर होते हैं, ऑल एज में यहाँ पे ही बनेंगे। जबकि माइलॉइड जितना भी है वो बोन मैरो है अडल्ट के अंदर, और जो इन्फेंट्स और न्यू यॉन्ग है उनमें सारी बोन। लेकिन जो एडल्ट्स हैं, जैसे पीछे हमने एक डायग्राम में देखा था, स्टर्नम में, पेल्विस में, जो आर्य क्रस्ट है उसके अंदर, और लॉन्ग बोन्स के एंड्स के ऊपर, और वर्टिब्रास के अंदर, तो ये जगह है जहाँ पे एडल्ट्स में हो रही होती है माइलॉइड सेल्स की जो हेमेटोपोइसिस है। और जो लिम्फोइड सेल की, वो लिम्फ, जो लिम्फेटिक्स हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, लिम्फ नोड है, लिम्फेटिक टिश्यूज है, वहाँ पे हो रही होती है, और ऑल एज में यहाँ पे ही होती है। तो ये चीज़ इसमें है। अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका स्टेम सेल जो है वो कितनी तरह का होता है। बेसिकली यहाँ पे दो को डिफरेंशिएट किया गया है, एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, और एक होता है प्लूरिपोटेंट जिसे हम स्टेम सेल कहते हैं, ये सोमैटिक होता है। एम्ब्रियोनिक जो होता है ये टोटिपोटेंट होता है, ये हर एक सेल बनाने की इसकी सलाहियत होती है, इसी वजह से इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ये वो सेल स्टेम सेल होता है जो हर सेल बनाता है, टोटिपोटेंट होता है, यानी कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को बनाने की इसकी सलाहियत होती है। जबकि जो जो सोमैटिक वाला होता है ये आगे प्लूरिपोटेंट होता है, ये जैसे ये देखिए हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, तो ये माइलॉइड और लिम्फोइड सेल्स के लिए है। एपिथेलियल स्टेम सेल है, ये क्या करेगा, लिवर और एपिथेलियल टिश्यूज के लिए है। और अगर जैसे न्यूरल स्टेम सेल है, ये न्यूरल टिश्यूज के लिए है। जैसे मेजनथीलियल है स्टेम सेल है, तो ये मेजनथीलियल टिश्यूज है, टेंडन है, मसल है, कार्टिलेज है, फैट है, इनके लिए। तो ये जो सोमैटिक टाइप के स्टेम सेल्स हैं, और ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है इसकी कैपेसिटी होती है सारे सेल बनाने की, इनकी कैपेसिटी होती है इन्हीं से रिलेटेड जो सेल्स हैं आगे कमिटेड, ये कमिटेड होते हैं कि आगे चल के इन्होंने एक खास सेल बनाने हैं, उसके अलावा ये दूसरे सेल नहीं बना सकते। तो ये दोनों में टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट में ये डिफरेंस है।
जैसे ये प्लोरीपोटेंट की बात कर रहे थे हमने, ये प्लोरीपोटेंट की बात की, इसकी बात करते हैं आगे फर्दर। ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल है जो हेमेटोपोइसिस का है। इसने आगे दो तरह के स्टेम सेल बनाने हैं, प्रोजेनेटर सेल बनाने हैं। इसमें आगे एक तो इसने CFU से मुराद है क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट, ये GE बना रहे हैं, ग्रेन्युलोसाइट, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट और मेगाकैरियोब्लास्ट। ये इन्हीं के लिए ये गेम है। तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ये जो वाला है, ये कॉमन माइलॉइड प्रिकर्सर है, जिससे आगे सारे कॉमन इस वजह से कह रहे हैं, इससे आगे जो 3-4 लिनेज है वो इसी से निकल रही है। और ये कॉमन लिम्फोइड प्रिकर्सर है जो आगे क्या बना रहा है, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स भी बना रहा है, बी लिम्फोसाइट्स भी और नेचुरल किलर सेल्स भी बना रही है, थैमस में जाकर मैच्योर हो रहा है। तो ये कॉमन प्रोजेनेटर है जो लिम्फोइड का है, ये कॉमन प्रोजेनेटर है जो माइलॉइड लिनेज का है। अब आगे इसमें चले जाएं तो बस्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स के लिए, ई से मुराद एरिथ्रोसाइट बस्ट फॉर्मिंग यूनिट बनता है। कॉमन प्रोजेनेटर सेल से बस्ट फॉर्मिंग यूनिट बनता है, वो आगे क्या बनाता है, इसको आगे फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें, ये कॉमन प्रोजेनेटर है जिसने चारों को आगे डिफ्रेंशिएट करना है। इसके बाद ये बस्ट फॉर्मिंग यूनिट में कन्वर्ट होता है, वो आगे फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड वाला बनाता है, तो वो रेड सेल में कन्वर्ट होती है। इसके आगे फिर स्टेजेस होती हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब दूसरा यहाँ से निकल रहा है वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ये देखें, ये यहाँ पे डायरेक्ट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पे आ गया मेगाकैरियोसाइट, ये प्लेटलेट बना रहा है। फिर आगे चलें तो यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आप देख रहे हैं, यहाँ पे मोनोसाइट और जो आपके न्यूट्रोफिल हैं या इयोसिनोफिल हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और आपके पास इयोसिनोफिल आ रहा है। तो ये यहाँ पे है, इयोसिनोफिल का प्रोजेनेटर है, ये इयोसिनोफिल में कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में कन्वर्ट होगा। ये आगे जा रहा है, ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट में जा रहा है, तो आप देखें ये न्यूट्रोफिल बना रहा है और ये आपके पास मोनोसाइट बना रहा है। तो ये इसी तरह से, ये बेजोफिल का अलग कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, ये बेजोफिल को बना। तो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल ने क्या बनाया है, आगे कॉमन प्रोजेनेटर सेल बनाया है, जिसने आगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाए हैं हर एक के। और यहाँ पे जो कॉमन फॉर्मिंग यूनिट है लिम्फोइड का है, ये आगे जाकर लिम्फोसाइट्स को। तो ये डिफरेंशिएशन है आपके पास कि एरिथ्रोपोइसिस किस तरह से हो रही है और आपकी ग्रेनुलोपोइसिस किस तरह से हो रही है। और अगर आप मेगाकैरियोसाइट्स की बात करें वो कैसे बन रहे हैं, अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो वो कैसे बन रहे हैं। ये वही पिछले वाला जो आपने स्टेम सेल्स के ही आगे जो फॉर्म यूनिट्स हैं वो कैसे, प्रोजेनेटर सेल क्या होते हैं या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट या बस्ट फॉर्मिंग यूनिट वो कैसे बन रहे हैं। अब बोन मैरो के अंदर कुछ स्टोमल सेल्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्टेम सेल जाके डायरेक्टली इन चीज़ों के साथ बाइंड करेगा तो ही वो आगे सेल्स को बनाएगा। यानी कि प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है फॉर एग्जांपल, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी चाहिए उसी स्पेसिफिक एरिया का। बोन मैरो के लिए बोन मैरो का जो एरिया है उसमें वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स चाहिए, उसको फैट सेल्स भी चाहिए जिनके ऊपर कुछ जैसे एडेनियन मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहिए। फिर उसको फाइब्रोब्लास्ट हैं वहाँ पे, और कुछ मैक्रोफेजेस हैं, और कुछ जैसे इधर हमने एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की बात की, ये उसके लिए एक आप कह लें कि एक बेड है, इसके ऊपर अगर वो लगेगा तो ही वो आगे डिफरेंशिएट करेगा। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है बोन मैरो की डेवलपमेंट के लिए कि उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, जिसके साथ अगर वो इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो ये आगे डिफरेंशिएशन नहीं करेगा। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं स्टोमल सेल्स, स्टोमा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको स्टेम सेल को आगे डिफरेंशिएशन में हेल्प। अब ये है कि रेगुलेशन कैसे हो रही है हेमेटोपोइसिस की। बेसिकली ये कुछ इंटरल्यूकिन्स हैं जो कि इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ये स्टोमल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, यानी कि ये इन सेल्स पे आके रिएक्शन करेगा तो फिर ये आगे डिफरेंशिएशन करेगा। फिर आगे कुछ ऐसे हैं, ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी हैं, जो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स के लिए ज़रूरी है, जो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्ट करेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स के लिए चाहिए, इंटरल्यूकिन चाहिए, इंटरल्यूकिन 6 चाहिए, तो ये चीज़ें हैं, थ्रोम्बोपोएटिन चाहिए।
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स के लिए चाहिए। फिर ऐसे हैं जो आगे कमिटेड सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं उनके लिए चाहिए। ग्रेनुलोसाइट है, मोनोसाइट है, ये कॉलोनी फॉर्मिंग जो आपके पास है इसका फैक्टर्स हैं कुछ, तो वो भी यहाँ पे चाहिए। इंटरल्यूकिन 5 चाहिए, एरिथ्रोपोइटिन चाहिए, थ्रोम्बोपोइटिन चाहिए। तो ये वो हैं फैक्टर्स या कुछ आप कह रहे हैं इंटरल्यूकिन्स जो कमिटेड प्रोजेनिटर सेल्स के ऊपर चाहिए। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको प्रोजेनिटर सेल्स के लिए चाहिए। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स के ऊपर चाहिए, ये स्टोमल सेल्स के लिए। इनमें से कोई भी मिसिंग होगा तो वो वाला अपना फंक्शन आगे कमिटेड फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे ये देखें, अगर प्रोलिफरेशन की बात करें तो उसके लिए क्लोनिफॉर्मिंग जो आपका प्रोलिफरेशन वाला फैक्टर है वो वहाँ पे उसको चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखें डिफरेंशिएशन भी करा रहा है वही वही फैक्टर, और अगर आप देखें मैचुरेशन में भी वही फैक्टर है। ग्रेनुलोसाइट की मैचुरेशन के लिए भी फैक्टर चाहिए। ये जी जो है ये ग्रेनुलोसाइट का फैक्टर है। तो ये कुछ उसकी एपोप्टोसिस को भी रोक रहा है, यही फैक्टर उसके ये डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपने देखा यहाँ पे भी तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हर जगह पे अवेलेबल है। सी एस एफ यहाँ भी है, सी एस एफ यहाँ भी है। तो ये यहाँ पे लैदा काम परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे लैदा कर रहा है। अगर ये यहाँ पे अपोप्टोसिस को ये अगर ये ना रोके, ये इनहिबिशन ना करे, सुप्रेशन ना करे, तो क्या होगा? अपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। अगर प्रोग्राम सेल डेथ ही ना हो तो जो वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल है वहाँ पे क्या ये ग्रेनुलोसाइट है तो वो वहाँ पे ग्रेनुलोसाइट जो है सारी ज़िंदगी वहाँ पे रहे, तो वो भी एक कंडीशन नहीं ठीक है। तो ये फिर ये चीज़ें इस तरह से हैं कि ये उसकी एक्टिवेशन के लिए भी चाहिए। तो ये डिफरेंट जगहों पे वो डिफरेंट काम कर रहा है। एक ही फैक्टर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्टोमल सेल्स के साथ मिलकर डिफरेंट काम परफॉर्म। तो ये एक डायग्राम है जिससे ये पता चल रहा है कि एक फैक्टर एक ही काम नहीं कर रहा, वो फैक्टर अगर दूसरी जगह पे चला जाए तो उसका काम और हो जाता है। तो ये इसी तरह से ये इसीलिए इन फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब जैसे देखें, आपके पास प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है, इससे बना जैसे हमने पीछे भी देखा था क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट। ग्रेनुलोसाइट है, एरिथ्रोसाइट है, जो मैक्रोफेजेज है, मेगाकैरियोसाइट है, ये उनके लिए एक क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट है। फिर आप देखें जो आपके पास एरिथ्रॉइड वाली लाइनेज है वो अलहदा से हो गई है या यूसिनोफिल के लिए चला गया। एरिथ्रॉइड वाला ये चला गया, आपके पास फर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट बना, उसके बाद आगे क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट बना। ये चीज़ें तो हमने पहले भी देखी। अब देखें हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी यहाँ पे वो क्या है, ये इंटरल्यूकिन 3 है। वो इंटरल्यूकिन 3 क्या कर रही है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के ऊपर आके एक्शन कर रही है तो रेड सेल बन गया। ये एरिथ्रोपोइटिन है, ईपीयू, ये बस फॉर्मिंग यूनिट पे एक्शन कर रही है तो वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनता है। तो ये देखें थ्रोम्बोपोइटिन है, ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं प्लेटलेट्स के लिए है, ये एरिथ्रोसाइट के लिए एरिथ्रोपोइटिन है, ये थ्रोम्बोपोइटिन है। फिर आपके पास मेगाकैरियोसाइट के लिए ग्रोथ फैक्टर है, ये भी आपको ग्रेनुलोसाइट के लिए ग्रोथ फैक्टर है। ये इंटरल्यूकिन 5 है, वो यूसिनोफिल के लिए चाहिए। इंटरल्यूकिन 3 है जो यहाँ पे भी एक्शन कर रहा है, इंटरल्यूकिन 3 यहाँ भी एक्शन कर रहा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट आप देख रहे हैं डिफरेंट जगहों पे जाके थ्रोम्बोपोइटिन कहाँ पे काम कर रही है। एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के लिए जस्ट है, इंटरल्यूकिन 3 कहाँ पे एक्शन कर रही है, इंटरल्यूकिन 5 कहाँ पे कर रही है। तो ये फैक्टर्स हैं जिनका जहाँ पे रोल है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इफेक्टिव हेमाटोपोइसिस और इनफेक्टिव हेमाटोपोइसिस। इफेक्टिव हेमाटोपोइसिस से मुराद है नॉर्मल, यानी कि अगर 80% 85% या मोर डेड सेल हैं वो बोन मैरो के अंदर डेवलप हो रहे हैं और वो वहां से प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और रिलीज भी हो रहे हैं सर्कुलेशन के। तो ये है इफेक्टिव हेमाटोपोइसिस। अगर यहाँ से 85 से कम हो जाए उनकी प्रोडक्शन हो या रिलीज, तो ये अब नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि वो इनइफेक्टिव हेमाटोपोइसिस। ये नॉर्मल 85% तक अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो रिलीज भी हो रहे हैं सर्कुलेशन के अंदर, और जो 15% है जो बाकी बचा है वो डाई हो जाते हैं, वो डेवलपमेंट में वो उनकी बाज ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर कुछ अब अपनी एंटीजन डिस्कवर हो जाती है तो उसकी वजह से उनको मारना पड़ता है।
ये बॉडी खुद नॉर्मल प्रोसीजर होता है, वो अपने सेल को कुछ को मार देती है, या कुछ अब नॉर्मल बन रहे होते हैं तो उनको भी मार देती है। तो 15% से लेस अगर और 85% से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और वो आगे रिलीज हो रहे हैं, तो ये आपके पास 15% से लेस डाइंग हो रही है, यानी कि वो जो बाकी बचे हैं वो कम है। लेकिन अगर आपकी 85% से कम वो डेवलपमेंट और वो आगे रिलीज हो और डाइंग 15% से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 85 और 15 का ही डिफरेंस है ना यहाँ पे, ये 100 पूरा होने में। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है कि आपकी इफेक्टिव कौन सी है और इनइफेक्टिव कौन सी है, या नॉर्मल कौन सी है और अब नॉर्मल हेमेटोपोइसिस कौन सी है। अब ये चीज़ है कि आपके जो अगर बात करें एरिथ्रॉइड, प्लेटलेट और न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स की, कि इनका कितना टाइम लगता है मैरो के अंदर, और इनको ब्लड में कितना टाइम है, और ये टिश्यूज में कितनी देर रहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें लाइफ साइकिल, बेसिकली ये आपका लाइफ स्पैन है अगर रेड सेल्स की बात करें, और ये प्लेटलेट्स की बात करें, और ये आपका न्यूट्रोफिल है और लिपोसाइट्स। अगर न्यू नॉर्मल ब्लास्ट है, ये मैरो के अंदर 5 दिन, ये इनका नॉर्मल टाइम है, वहाँ पे मेच्योर होते हैं, इतना टाइम लेते हैं। उसके बाद जो ब्लास्ट होता है वो ब्लड के अंदर नहीं आता, जो सर्कुलेशन है उसके अंदर नहीं आता, इस वजह से ना ही ये टिश्यू में जाता है। और अगर रेटिकुलोसाइट्स हैं, ये आपको पता है आरबीसी की डेवलपमेंट का लास्ट फेज है, ये 3 डेज में मैरो में, वहाँ पे इसका जो लाइफ स्पैन है वहाँ पे इतने दिन है, और एक दिन इसकी सर्कुलेशन में एक दिन रहता है, और टिश्यूज में ये नहीं जाता। और जो एरिथ्रोसाइट्स हैं बोन मैरो में एक दिन रहते हैं, और 120 दिन इनका, ये नॉर्मली हमें पता है 120 दिन के अंदर आरबीसी जो है ब्लड के अंदर इनकी लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, और टिश्यूज में इनकी नहीं होती। अब अगली बात यह है कि मेगा कैरियोसाइट है, प्लेटलेट्स की बात करें, तो ब्लास्ट जो मेटाकैरियोसाइट है वो उसको बना रहा है प्लेटलेट्स को, तो वो बोन मैरो में होगा, आगे कहीं भी नहीं होगा। प्लेटलेट मेच्योर जो है वो 8 से 10 दिन उनका लाइफ स्पैन होता है ब्लड के अंदर, उसके बाद उनकी किलिंग हो जाती है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें, तो इमेच्योर जितने भी ब्लास्ट सेल हैं वो न्यूट्रोफिल के वो 5 दिन बोन मैरो में रहते हैं और आगे नहीं होते, नॉर्मल की बात है अपनी बॉडी में। और अगर बैंड चाहिए 7%, 7 डेज है और 8 घंटे, और ये टिश्यूज में भी रहते हैं, 6 दिन तक रह सकते हैं। लिम्फोसाइट्स बेसिकली वेरी कर रहा होता है मैरो में भी, मैरो में तो चूंकि ये बन नहीं रहा, तो इस वजह से इसको वेरिएबल लिखा हुआ है। ये बेसिकली जो आपकी माइलॉइड लीनेज है उसी को जिक्र किया गया है। तो ये थी हमारे पास कि आपने किस तरह से, यानी जो आपकी हेमेटोपोइसिस के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया की कुछ डेफिनेशंस, हेमेटोपोइसिस किस तरह से होती है, और ये चीज़ें आप ज़रूरी है हेमेटोलॉजी से रिलेटेड।